Hey everyone, welcome back to the channel. This is Shubham Dashora, the chemistry faculty at Forensic Science of Priyanshi. और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आप लोगों का क्लास 12 का नया चैप्टर विच इज ऑर्गेनिक पार्ट, हेलो एल्केन्स एंड हेलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब पोर्शन आता है तो उसमें ये आपका चैप्टर नंबर 11। ठीक है। अब इनऑर्गेनिक और फिजिकल वाले जो टॉपिक्स हैं क्लास 12 के, वो ऑलरेडी हम लोग फिनिश कर चुके हैं, तो आप लोग उनको देख चुके होंगे। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द ऑर्गेनिक पार्ट, जिसमें आप लोगों को पहला चैप्टर मिल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन। इसके बाद हम लोग अल्कोहल, फिनोल, ईथर, देन एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन अमाइंस, और उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स के साथ एंड करेंगे। ठीक है। चलो, क्या क्या पढ़ना है हमको इसमें? इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर में बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगा, ज्यादा कोई डिटेल में नहीं जाऊंगा। सी एक्स बॉन्ड का नेचर देखेंगे कि पोलर होता है, किधर नेगेटिव चार्ज किधर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। पहले हेलो एल्केन्स के देखेंगे, फिर हेलो अरीन्स के भी देख लेंगे। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे, थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ये। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी रिएक्शन इसी में आती है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन, एसएन रिएक्शंस बेसिकली, है ना, उनमें सब में ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। फिर लास्ट टॉपिक छोटा सा और है, इंपॉर्टेंट पॉली हेलोजन कंपाउंड। इनके अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स का यूज वगैरह और वो पूछा जाता है। इनमें से ये फ्रीऑन बहुत कॉमन चल रहा है आजकल, और आयोडोफॉर्म वगैरह पहले, डीडीटी और आयोडोफॉर्म पहले पूछे जा चुके हैं काफी। चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखो, हेलो एल्केन या फिर हेलोअरीन हम लोग किसको बोलते हैं? तो सिंपल सी बात करूं तो जब से अपना मीथेन है, मीथेन में मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन हटा दिया। हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन एटम जोड़ दिया। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया? हेलो एल्केन बन गया। ऐसे ही लेट्स सपोज मेरे पास बेंजीन, बेंजीन में मैंने हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन एटम जोड़ दिया, तो ये मेरे पास हेलो अरीन बन गया। इस तरीके से। तो कुल मिला के जो अपने हेलो एल्केन्स है उसके अंदर हेलोजन कौन से हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन से जुड़ा रहता है? तो sp3 वाले से। और हेलो अरीन है तो उसके अंदर हेलोजन कौन से हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन से जुड़ा रहता है? तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। सिंपल मामला है। चलो, क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो अलग अलग टाइप से हम लोग हेलोजनेटेड कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले, नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने हैं? आपके पास जो भी कंपाउंड गिवन है, कितने हाइड्रोजन आइटम रखता है वो? क्या वो एक रखता है तो उसको मोनो बोल दो, दो रखता है तो उसको डाई बोल दो, तीन रखता है तो ट्राई बोल दो। ऐसे ही एरीन के केस में भी एक लगता है तो मोनो बोल दो, दो रखता है तो डाई बोल दो, और तीन लगता है तो ट्राई बोल। सिंपल। इसके अलावा अब जो मोनो हेलोजन कंपाउंड है, मतलब जिनके अंदर एक ही हेलोजन है, उनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है ऐसे कंपाउंड जिनमें sp3 कार्बन वाले, sp3 कार्बन से हेलोजन अटैच है हमारा। ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है एल्काइल हैलाइड, जैसे CH3Cl ले लो, CH3Cl, ये आपका सिंपल एल्काइल हैलाइड हो गया। अब ये 1 डिग्री भी हो सकते हैं, 2 डिग्री भी हो सकते हैं, 3 डिग्री भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है, CH3Cl 1 डिग्री था, तो CH2Cl2 2 डिग्री हो जाएगा। 2 डिग्री क्या हो जाएगा? ये तो डाई हेलोजन कंपाउंड हो गया। इसके लिए हमको ना इस तरीके से करना पड़ेगा, Cl, फिर एक 3 डिग्री वाला इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी हम इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर एक और अच्छा यहाँ से आता है एलाइल हेलाइड करके। ये बहुत अच्छा है, इसमें आप लोग पक्का फंसते ही फंसते हो। एलाइल फंक्शनैलिटी या फिर एलाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? जब पाई बॉन्ड के पास में एक कार्बन को छोड़ के कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगाओ। Fg में लिख देता हूँ यहाँ पे, इट कैन बी एनी फंक्शनल ग्रुप। अगर यहाँ पर एल्कोहल है, जैसे OH है, तो उसको बोल देंगे अलाइल एल्कोहल। अगर यहाँ पर हेलोजन है तो उसको क्या बोल देंगे? एलाइल हेलोजन। इस पूरे फ्रेगमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? अलाइल, ALLYL। ध्यान रखो, अलाइल के अंदर भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन से अटैच्ड है? तो अभी भी sp3 से ही अटैच। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि हम वही कैटेगरी पढ़ रहे हैं जिसमें sp3 वाले कार्बन से हेलोजन अटैच हो। ऐसे ही बेंजीन रिंग के अंदर भी देख सकते हो, तो इसके अंदर भी है, ये हेलोजन है, तो ये वाला पूरा फ्रेगमेंट को हम लोग क्या बोल देंगे? एलाइल फ्रेगमेंट बोल देंगे, और इसी कार्बन को हम लोग एलाइलिक कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक और अच्छी कैटेगरी है बेंजाइलिक कैटेगरी। इसमें भी आप लोग बहुत फंसते हो।
बेंजाइल जैसे भी नाम आ जाएगा तो आपको लगता है अच्छा इसकी बात कर रहा है, जबकि ये बेंजाइल नहीं है। बेंजाइल का मतलब होता है PHCH2। तो ये फिनाइल, इसके आगे एक और CH2 लगा है, फिर आपका हेलोजन है। तो इस केस में भी ये कैसा कैसा सेंटर है, sp3 सेंटर, जिस पे आपका हेलोजन अटैच है। इसको बोला जाता है बेंजाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता तो बेंजाइल ब्रोमाइड बोला। ठीक है। जब भी PHCH2 ग्रुप होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं, ध्यान में रखना। इतने ही कैटेगरी थे जब आपका हेलोजन sp3 अटैच्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। अब उन कैटेगरीज की भी बात कर लेते हैं जिसमें आपका कार्बन sp2 वाला होगा। तो सबसे पहले है विनाइल हेलाइड। फिर से आप लोग फंसते हो, विनाइल और हेलाइल में ना ये सिर्फ एक कार्बन का डिफरेंस होता है। विनाइल के अंदर डबल बॉन्ड के ऊपर ही डायरेक्ट हेलोजन अटैच है, तो ये तो कैसे सेंटर हो गया, sp2 हो गया। ऐसे ही रिंग में भी ले लो, एक रिंग के अंदर भी ऐसा सेम चीज हो सकती है कि पाई बॉन्ड के ऊपर डायरेक्ट हेलोजन एटम अटैच हो। तो इसको विनाइल हेलाइड बोलते हैं। अगर यहीं पर अल्कोहल होता तो विनाइल अल्कोहल कहलाया जाता, हालांकि वो ऑटोमराइज होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर ऐसे ही एराइल के केस में भी सेम होता है। एराइल हेलाइड मतलब कोई भी एरोमेटिक रिंग है उसके ऊपर हेलोजन ग्रुप अटैच हो। तो इसके अंदर भी है कैसा सब्स्टिट्यूशन है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। फिर टीम फॉरेंसिक साइंस और प्रियांशी आप लोगों के लिए लेके आए हैं CUET UG एडमिशन मार्गदर्शन प्रोग्राम इन 2026। तो इसमें आप लोगों को कंप्लीट एकेडमिक प्रेप तो करवाई जाएगी, मॉक टेस्ट होगा, आपको कंप्लीट नोट्स वगैरह देंगे, DPPs वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, सॉल्व PYQs प्रोवाइड किए जाएंगे एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा, ताकि आप लोगों को अप्रोच समझ में आ सके कि PYQs को एक्चुअली अप्रोच कैसे करना है। फिर साथ ही आपको आपका जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगी, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर कॉलेज काउंसलिंग से लेकर आपकी सब में हेल्प करा जाएगा। इसके अलावा अगर आपको आपका डिजायर्ड कॉलेज फॉर एनी रीजन नहीं मिल पा रहा है तो आपके लिए रेस्क्यू प्लान या फिर कौन सा बेस्ट आपके लिए कॉलेज हो सकता है वो भी आप लोगों को बताया जाए। ठीक है। इसमें आपको रियल टाइम अलर्ट वगैरह भी मिलेगा, और आपके प्रियांशी मैम के साथ ग्रुप सेशंस वगैरह भी रखाए जाएंगे ताकि आपकी स्ट्रैटेजी वगैरह डिस्कस करी जा सके। ये सब आप लोग को मिल सकता है ओनली इन 2999। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप वेबसाइट पे जाके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब लोग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर वैसे तो मैं क्लास में ही पढ़ाता हूँ अच्छे से डिटेल में, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जस्ट आइडिया दे देता हूँ कि हेलोजिनेटेड कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में एक्चुअली करना क्या होता है। इसमें भी ना हम लोग नोमेनक्लेचर वाला पार्ट जनरली क्लास 11th वाले पोर्शन में पढ़ते हैं। इसमें देखो, अगर सिंपल नोमेनक्लेचर है तो आप लोगों को जनरली आता ही है। एक एक दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे है जेम डाइहैलाइड का और एक विसिनल डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड क्या होता है, इनको जेमिनल डाइहैलाइड भी बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल का क्या मतलब होता है, जमे हुए। एक ही सेंटर पे दो हेलोजन एटम जब जम गए तो उससे याद रख लेना जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है। और विसिनल का क्या मतलब होता है, आसपास में। तो एक एडजेसेंट सेंटर पे जब हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है। अभी तक हम पुराने वाले जो पढ़ रहे थे कैटेगरी, वो सब क्या थी, मोनो हेलो एल्केन्स की कैटेगरी थी, और ये दोनों क्या है, डाई हेलो एल्केन्स की कैटेगरी है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब इसका कॉमन नाम तो यही है, इथैलिडीन क्लोराइड, और इसका नाम है इथिलीन डाइक्लोराइड। इसी में आप लोग फंसते हो, एग्जामिनर सिर्फ ये नाम दे देता है और आपको समझ नहीं आता है कि ये एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, और आप इन देख के डबल बॉन्ड मस्त आराम से चिपका के आते हो यहाँ पे। तो इट इज नॉट करेक्ट। आपको ध्यान में रखना है कि इथिलीन क्लोराइड मतलब, इथिलीडीन क्लोराइड मतलब कि इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। ठीक है। क्योंकि वो IUPAC नेम लिख के नहीं देगा आपको, वो आपको ये लिख के देगा और आपको स्ट्रक्चर का पता लगाना पड़ता है। ऐसे ही इथिलीन डाइक्लोराइड में भी आप लोग पक्का इसमें इस तरीके से करके आते हो, बहुत अच्छे से सुंदर सा स्ट्रक्चर सोच के आते हो एग्जाम में, और फिर सारी रिएक्शन आगे गलत करके आते हो। तो ऐसा हमको ब्लंडर नहीं करना है। इन दोनों को इम्पोर्टेंट है, याद रख के चले जाना। फिर नेचर ऑफ CH बॉन्ड की मैं बात कर लूँ तो आपको पता ही है, हेलोजन्स होते हैं तगड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो ऑब्वियसली बात है पोलैरिटी तो क्रिएट करेंगे। पोलैरिटी नेगेटिव किसके ऊपर होगी, पॉजिटिव किसके ऊपर होगी। तो ऑब्वियसली बात है हेलोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहेगा, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब
ज्यादा नेगेटिव कहाँ पर रहेगा, कम नेगेटिव कहाँ पर रहेगा, तो देखो फ्लोरीन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर रहेगा। क्लोरीन थोड़ा कम, ब्रोमीन उससे भी कम, आयोडीन पे सबसे कम। ठीक है, तो इसी वजह से जो मोस्ट नेगेटिव चार्ज रहता है वो किसके ऊपर रहता है, अपने डेल फ्लोरीन के ऊपर है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज की बात आती है कि इनमें ना बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो मुझे। ठीक है, तो उसको हम कैसे पता लगाएं, तो देखो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, आपको भी पता है मुझे भी पता है, जो अपनी साइज है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो मैं क्या करता हूँ, जब फ्लोरीन से क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन जाता हूँ, तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या करती है, साइज इंक्रीज करा करती है। अब जैसे जैसे साइज इंक्रीज करती है तो बॉन्ड क्या करता है, वीक पड़ता जाता है। तो इसीलिए जो अपना CH3 है, इट हैज द वीकेस्ट बॉन्ड, या फिर इसको तोड़ना बहुत आसान है ना, वीक बॉन्ड को जनरली तोड़ना बहुत आसान होता है, आपको भी बताइए। और ये जो CH3F का बॉन्ड है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट मामला। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होते हैं ना, वो जनरली तभी बन पाते हैं जब दो चीजें आस पास में रहती है। लॉन्ग डिस्टेंस जनरली काम नहीं कर पाता है, वहाँ पे बॉन्ड जनरली वीक हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, केमिस्ट्री लाइफ की केमिस्ट्री से काफी रिलेट करती है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनेगा, जब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। तो देखो बॉन्ड लेंथ छोटी है, इसीलिए यहाँ पर कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई है। बॉन्ड एंथैल्पी हाई क्यों है, क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, टूटता ही नहीं है, एनर्जी देते रहो टूटेगा ही नहीं। और इसका डाइपोल मोमेंट भी अच्छा खासा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अभी हम सिर्फ हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं, अरीन्स की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान में रखना। तो पहला मेथड आता है अल्कोहल से। अगर आपको अल्कोहल दिया हुआ है और आपको बोलेंगे कि लो बेटा ये अल्कोहल है और इससे मुझे हेलो एल्केन बना के बता दो, तो आप क्या करोगे, मैंने पढ़ा हुआ है फोरेंसिक साइंस और पीएनसी पे शुभम सर से, तो मैं तो करके बता दूँ। कैसे बताऊंगा, देखो सबसे पहले अल्कोहल लिया, HCl जिंक क्लोराइड। HCl जिंक क्लोराइड नाम सुनते ही याद आ जाना चाहिए, नींद में से उठ के भी याद आ जाना चाहिए, ल्यूकस टेस्ट। आगे वापस से भी पढ़ेंगे इसको अल्कोहल वाले चैप्टर में, लेकिन इसका नाम यही होता है, ल्यूकस टेस्ट। ये प्राइमरी मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल उनके टेस्ट के लिए काम में आता है, तो उसमें भी सेम रिएजेंट है, HCl जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो आगे भी आएगा ही है, बट इससे बनता क्या है, तो आपकी एक एल्काइल हेलाइड की पीपीटी बन जाती है। फिर एक और ऐसा ही तरीका है NaBr एसिडिक मीडियम में। फिर एक ये बहुत कॉमन तरीका है, फॉस्फोरस के क्लोराइड यूज कर लेना, PCl3 यूज कर लो, PCl5 यूज कर लो। दोनों ही रिएक्शंस के अंदर क्या बनते हैं, आपके हेलोजिनेटेड कंपाउंड बन जाते हैं। PCl3 जब यूज करोगे तो H3PO3 साइड प्रोडक्ट रहता है, और PCl5 जब यूज करोगे तो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 जो है वो साइड प्रोडक्ट है। फिर एक और तरीका है, रेड फॉस्फोरस के साथ अगर आपने हेलोजन गैस को यूज कर लिया तो भी वो आपको एज अ हेलोजिनेटिंग एजेंट काम करके दे देता है, और आपके पास हेलोजनेटेड कंपाउंड हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर एक और बहुत अच्छी रिएक्शन है, थायोनिल क्लोराइड SOCl2। जब अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से की जाती है, तो इसके अंदर आपका एल्काइल क्लोराइड अच्छे से बन जाता है, हेलो एल्केन अच्छे से बन जाता है, साथ में दो गैसेस का रिलीज निकलता है, इसीलिए इसको प्रेफर्ड मेथड माना गया है। ये ना एक दो बार एग्जाम में पता नहीं क्यों स्टेटमेंट में दे देते हैं कि SOCl2 के साथ मेथड के एडवांटेजेस बता दो। तो ये प्रेफर मेथड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो रिलीज होती है वो दोनों की दोनों गैसेस होती है, तो वो दोनों हवा में उड़ जाती है और हमारे पास नीचे सिर्फ एक ही चीज बचती है जो कि हमारा प्रोडक्ट होता है। तो इससे प्रोडक्ट को सेपरेट करना थोड़ा आसान है। बट एक्सपेरिमेंटली जब हम ये चीज करते हैं ना, तो ये जो थाइनिल क्लोराइड है ये हमारी बैंड बजा देता है, क्योंकि बहुत गंदा सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ भी, थाइनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड बिकॉज जो इसमें गैसेस निकलती है वो आराम से सेपरेट हो जाती है। फिर ये जो HCl ZnCl2 वाली रिएक्शन है ये फिर से आएगी, तो इसके अंदर ऐसा हमको देखने को मिलता है कि जो 3 डिग्री वाला है वो सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्शन दे देता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। फिर ऐसे ही PBr वाला भी ठीक है, चलो। अब देखो, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमने यहाँ पर ना, यहाँ पे लिखा है सिर्फ हेलो एल्केन्स के लिए ही ये रिएक्शन मान्य होगी, हेलो एरीन्स के केस में ये रिएक्शन मान्य नहीं होगी। अब ऐसा क्यों है भाई, आप लोग ROH ले रहे हो, तो इसकी जगह आप फिनोल क्यों नहीं ले सकते, फिनोल ले लो और इसमें HCl ZnCl2 डाल दो, तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये रिएक्शन जाती नहीं,
क्यों नहीं जाती है? क्योंकि यहाँ पर ना एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है इन दोनों के बीच। यहाँ पर तो कोई रेजोनेंस है ही नहीं, तो नो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पर ऐसा कोई चीज ही नहीं। लेकिन फिनोल के केस में या फिर एरोमेटिक एल्कोहल्स के केस में यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, बिकॉज रेजोनेंस हो रहा है। तो इसी वजह से ये सारी रिएक्शंस यहाँ पे ये क्लोराइड अटैक ही नहीं कर पाता है, और इसलिए एरोमेटिक हेल्केन या फिर एरोमेटिक क्लोराइड या ब्रोमाइड, इन तरीके की चीजों को हम लोग इस मेथड से नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये थोड़ा ठीक पॉइंट है। फिर एल्कोहल्स के अलावा अगर आपको बोला कि बताओ भाई हाइड्रोकार्बन से बना लोगे क्या एल्केन्स को, हम बोलेंगे बिल्कुल बना लेंगे। कैसे बनाओगे? तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से हम क्या करेंगे, एल्केन लेंगे, उसके ऊपर लाइट डालेंगे और क्लोरीन डाल देंगे उसके ऊपर। जैसे उसके ऊपर क्लोरीन डालेंगे और लाइट डालेंगे तो वो क्या अलग अलग मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन्स देगा दबा के। दुनिया के जितने पोजीशन पे हेलोजिनेशन पॉसिबल है वो सब करके हमको पकड़ा देगा। इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। ठीक है, ये फ्री रेडिकल जनरेशन क्या होता है ये भी चलो बता ही देता हूँ। इस तरीके से होता है ये। तो ये एक बार रेडिकल इनिशिएट हो गया तो ये अटैक करता रहता है, एल्केन एल्केन पे अटैक करता रहता है और फिर जनरेट करता रहता है फर्दर रेडिकल स्पीशीज को। अब अगर बोला कि एल्कीन से कैसे बनाओगे, तो एल्कीन में तो सिंपल हाइड्रोजन एसिड्स का हेलोजन एसिड्स का आपको एडिशन करना। HCl HBr HI वगैरह का एडिशन कर दो डायरेक्ट पाई बॉन्ड में, तो वो जुड़ जाते हैं इस तरीके से। पाई बॉन्ड को तोड़ो और इन दोनों को जोड़ दो, तो अपना हेलोजन एसिड का फॉर्मेशन, मतलब हेलोजन एसिड जुड़ के एल्केन्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास एल्कीन है और अगर आपको डायरेक्ट हेलोजन ही जोड़ देना, लास्ट केस में हम लोग HCl को जोड़ रहे थे, अब डायरेक्ट Cl2 को जोड़ेंगे। चाहे Cl2 ले लो, चाहे Br2 ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। उस केस में क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ जाएगा इस तरीके से। इन दोनों का बॉन्ड टूट जाएगा बीच का, और यहाँ पर ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ जाएगा। यही वो तरीका है जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, विसिनल कंपाउंड्स बनाते हैं, विसिनल डाइहैलाइड का। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करके हम किस तरीके से हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिंकलस्टीन, उसके बाद है स्वार्ट्ज। ये दोनों ही PYQ में पूछी गई है। ऐसा ना वो ऐसे टेबल बना के दे देता है, रिएक्शन लिख दिया, रिएक्शन लिख दिया, रिएक्शन लिख दिया, रिएक्शन लिख दिया, इस तरफ रिएक्शन लिख दिया, और उस तरफ नेम रिएक्शन लिख के दे देता है कि ये फ्रेडल क्राफ्ट है, ये फिंकलस्टीन है, ये स्वार्ट्ज है, और ये कोल्बे है। तो आपको मैच द कॉलम करके बताना होता है ऑप्शंस में कि ये कौन सी रिएक्शन कौन सी है। वैसे तो इजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बट अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए एक बार पूरा रिवाइज करके चले जाओ, फिर एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। सिंगल स्टेज रिएक्शन स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली होती है एल्काइल आयोडाइड के लिए, या फिर इसको आप लोग आयोडो एल्केन भी बोल सकते हो। आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड्स ना बनाना इतना आसान नहीं होता, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, तुरंत से पहले रिएक्ट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ही इतना वीक है। आयोडीन सबसे नीचे आता है, तो कार्बन के साथ तो उसकी दोस्ती ही नहीं है दूर दूर तक, इसलिए उनके कंपाउंड को बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन फिंकलस्टीन रिएक्शन ये हमको मौका देती है कि हम इन कंपाउंड्स को बना लें। हम क्या करते हैं, RX लेते हैं, साथ में NaI डाल देते हैं, सोडियम आयोडाइड। तो ये क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करके इसको भगा देता है यहाँ से, RI का फॉर्मेशन यहाँ से ये कर देता है। ऐसे ही स्वार्ट्स रिएक्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फ्लोरो कंपाउंड बनाने में हेल्प करती है। अब फ्लोरो कंपाउंड बनाना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो हर कुछ बना देता है साइड प्रोडक्ट। तो उसके लिए हमको बहुत ट्यून्ड रिएक्शन कंडीशंस लेनी पड़ती है। लेकिन स्वार्ट्स रिएक्शन की मदद से हम लोग उसको आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, कोई भी एक हेलो एल्केन ले लिया, साथ में उसमें सिल्वर का फ्लोराइड सॉल्ट डालना, या फिर और भी अलग अलग फ्लोराइड सॉल्ट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे सिल्वर फ्लोराइड हो गया, मर्क्यूरस फ्लोराइड हो गया, कोबाल्ट फ्लोराइड हो गया, टिन एंटीमनी फ्लोराइड हो गया, SD। इन फ्लोराइड को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस पे अटैक करवाएंगे, ब्रोमीन को भगा देंगे, तो CH3F का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, विच इज फ्लोरिनेटेड कंपाउंड। तो ध्यान रखो, फ्लोराइड के लिए कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। आयोडाइड के लिए कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मेरी तरफ से स्टार मार्क कर लो, फिर से आ सकता है PYQ में आया होगा तो। अब हेलो एल्केन्स की बातें खत्म हुई, थोड़ा सा हेलो एरीन्स की बातें भी कर लेते हैं, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा। सबसे पहले हेलो एरीन्स कैसे बनाऊंगा,
तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके बना सकता हूँ। अगर मेरे को आपने एरोमेटिक रिंग दे दी, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड दे दिया, हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दे दिया, तो मैं क्या करूंगा, एक लुईस एसिड ले लूंगा, चाहे वो आयरन ले लूं, चाहे वो FeCl3 ले लूं, उसका सॉल्ट ले लूं, FeBr3 ले लूं, कुछ भी ले लूं, साथ में हाइड्रोजन गैस ले लूंगा, तो वो मुझे क्या करेगा, दो आइसोमेरिक कंपाउंड देगा। एक होगा ऑर्थो हेलो कंपाउंड और एक होगा पैरा हेलो कंपाउंड। जनरली यहाँ पे ये पैरा वाला डोमिनेट करता है, क्योंकि ऑर्थो वाले पे थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह रहती है। ठीक है। फिर फ्लोरो कंपाउंड जनरली यहाँ पे नहीं बनते हैं। मैं बोला फ्लोरो कंपाउंड बनाने का इतना कोई आसान तरीका नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, आप सोच नहीं सकते इतना गंदा रिएक्टिव होता है वो। फिर उसके बाद सैंड में रिएक्शन से कैसे आप लोग बना सकते हो हेलो एल्केन, तो ये ना हमको फिर से अमाइंस में पढ़नी है, वहां पे मैं उसको पूरा अच्छे से डिटेल में बताता हूँ। होता क्या है, हम लोग यहाँ पे एक डाइएजो कपलिंग कराते हैं। ठीक है, कपलिंग नहीं कराते, पर एक बार डाइएजोनियम हेलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, फिर उसके ऊपर कोई भी कॉपर का सॉल्ट डाल दो। कॉपर का सॉल्ट भी डाल सकते हैं, KI भी डाल सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे हेलोजन इसके ऊपर अटैक करके N2O को भगा देता है यहाँ से। N2O भगा देगा नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में, और खुद हेलोजन अपनी जगह ले लेगा। यहाँ पर जब भी आप Cu2H2 टाइप के कंपाउंड ले रहे हो, मतलब कॉपर प्लस में ले रहे हो, तब इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सिर्फ कॉपर ले लिया, कॉपर की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तब उसको बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। वो भी हम लोग पूरा वहीं पढ़ेंगे, पूरा एमाइन। नेक्स्ट देखो फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं तेरे को बता देता हूँ थोड़ा बहुत। फिजिकल स्टेट जनरली ये गैसेस की फॉर्म में ही मिलते हैं हमको, हाइड्रोजन कंपाउंड, और अगर थोड़ा बहुत आपकी किस्मत ठीक रही तो ये लिक्विड में मिलते हैं। लिक्विड में भी ये इतने लो बॉइलिंग पॉइंट वाले रहते हैं कि अभी तो रूम टेम्परेचर पे ये उड़ना चालू कर सकते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाता है। ठीक है। तो देखो, आयोडीन वालों का बॉइलिंग पॉइंट तगड़ा होगा, देन फ्लोरीन वाले। ठीक है, क्योंकि मास बढ़ता जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। फिर एक और अच्छा पॉइंट है कि ना, ब्रांचिंग वाले पता नहीं क्यों इनको इनके फेवरेट बने हुए हैं CVT वालों के, तो ये पूछे जाते हैं, कभी अल्कोहल में आ जाते हैं, कभी हेलो एल्केन्स में आ जाते हैं। तो ऐसा बोलते हैं वो, कि अगर आपको सेम टाइप के अलग अलग ब्रांच पे लगे हुए हेलोजन कंपाउंड दे दिए, तो आप कैसे पता लगाओगे कि उनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, मतलब जैसे जैसे वो ऐसे ब्रांचिंग इंक्रीज करता जाएगा, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ना छोटा होता जा रहा है बहुत, इसलिए। अब आ जाते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमको क्या करने का है, इसकी सारी रिएक्शंस पढ़नी है। आप लोगों ने हेलो एल्केन्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, हेलो अरीन्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये तो सीख लिया, लेकिन अब उसकी रिएक्शन किससे होगी। एक बार बना तो लिया, अब उसकी रिएक्शन भी ट्राई करो, तो उसकी रिएक्शन किस किस तरीके से हो सकती है वो अब हमको देखना है। सबसे पहले हमको देखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम इसमें देखेंगे कि बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा होगा और हेलोजन एटम को भगा रहा होगा। दूसरा हम एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे। एलिमिनेशन में क्या होगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा, घर वाले ही घर का भेदी लंका ढा के हेलोजन एटम को बाहर भगा दें। फिर थर्ड वाला है मेटल्स के साथ रिएक्शन। इसमें बहुत अच्छी रिएक्शन आएगी, वुड्स रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, वो सारी यहाँ पर आती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले SN रिएक्शन के साथ, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी आप इसको जानते हो। होता क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल रहता है, कार्बन के ऊपर अटैक करता है, हाइड्रोजन को भगा देता है, अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। अब इसके अंदर अलग अलग रिएजेंट हैं, अलग अलग उसके न्यूक्लियोफाइल है, अलग अलग आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं ये। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द न्यूक्लियोफाइल आपका अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। तो आप इसको एक बार देखना, इसमें कुछ आइसोमेरिक कंपाउंड्स का भी यूज किया गया है। जैसे अगर आपने KCN यूज किया है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल साइनाइड रहता है, CN-, जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो खुद अटैक करता है। लेकिन अगर आपने AgCN यूज करा है, तो यहाँ पर ना दिक्कत हो जाती है, कि सिल्वर ना कार्बन को बोलता है कि मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो ये कार्बन को नेगेटिव बनने नहीं देता है। तो ये क्या करता है, दूसरी तरफ से अटैक कराता है, लाइक दो मुंहा सांप नहीं होता, इस तरीके से। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन से अटैक करता है। और जब भी नाइट्रोजन से पहले अटैक होता है, तो अपने कंपाउंड जो बनते हैं ना, वो इस तरीके के बनते हैं, जिसको हम लोग आइसोसाइनाइड बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। तो ध्यान में रखो,
अगर किसी भी रिएक्शन में KCN एज अ न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है तो क्या बनाना है, साइनाइड। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में AgCN सिल्वर साइनाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है तो आपको क्या बनाना है, आइसोसाइनाइड बनाना है। ध्यान में रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसा ही अपने NO2 के केस में भी होता है। NO2 के केस में जब के पोटेशियम दिया हुआ है, KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड दिया हुआ हो, जब आपके पास एल्काइल नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन सेंटर से अटैक होता है। लेकिन जब AgNO2 दिया हुआ है, तब ये क्या करता है, नाइट्रोजन सेंटर से अटैक करता है और नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने बता दिया। मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म दो तरीके की हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, एक होती है SN2, एक क्या होती है, SN2, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर। ठीक है, इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके अटैक करेगा और डायरेक्ट जो है यहाँ पर अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाईमोलिकुलर रिएक्शन मतलब अटैक किया और डायरेक्ट इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। बीच में जरूर एक ट्रांजिशन स्टेट सी बनेगी जिसमें ये अटैक करता हुआ दिखाया जा रहा है और लिविंग ग्रुप लीव करता हुआ दिखाया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, इसके अंदर ना एक बहुत अच्छा फिनोमिना ऑब्जर्व होता है, दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। इन्वर्जन क्यों ऑब्जर्व होता है, क्योंकि वैसे तो चलो वो आपको नहीं बताना चाहिए, ये यहाँ पे पाई स्टार रहता है उसमें अटैक होता है, वो सब हायर लेवल की चीज है। बस इतना समझ लो कि ये हेलोजन को अगर यहाँ से निकलना है ना तो इसके पीछे से अटैक होना जरूरी है। अब जब कोई इसके पीछे से अटैक करेगा तो इस हेलोजन को निकाल देगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वो इन्वर्टेड स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। ठीक है, ऐसे सामने से आके कोई अटैक नहीं कर सकता वरना क्लोरीन भागेगा ही नहीं वहां से, पीछे से आके अटैक करेगा तभी क्लोरीन हटेगा। आपको दिख भी रहा होगा, देखो, एक इसको देखो और एक इसको देखो, तो उनमें स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, चेंज है। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी P/Q है, P/Q का भंडार है यहाँ पे। इतनी बार पूछा हुआ है कि एग्जामिनर खुद थक गया है कि इस रिएक्शन को मैं कितनी बार पूछूं इस अकेले स्टेटमेंट से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2 रिएक्शन होगा क्या, अगर आसपास कोई धक्का मुक्की करने वाले लोग नहीं हैं तो रिएक्शन फास्ट होगी। तो देखो, जब हाइड्रोजन अटैच्ड हैं तो रिएक्शन की रेट बहुत ज्यादा, 30 के लगभग। जैसे ही एक मिथाइल आ गया, दो हाइड्रोजन, तो रिएक्शन की रेट डायरेक्ट 1 पे पहुंच गई। अगर दो मिथाइल जोड़ दिए तो रिएक्शन की रेट 0.02 ही रह गई। और अगर बेचारे के ऊपर तीन मिथाइल जोड़ दिए तो रिएक्शन की रेट ही खत्म हो गई। ये SN2 मैकेनिज्म से जाता ही नहीं। जो अपना 3 डिग्री वाला है, इट वो तो जाता ही नहीं है, उसको तो भूल ही जाओ कि वो SN2 देगा। SN2 जनरली कौन दिखाते हैं, तो प्राइमरी ही दिखाते हैं या फिर थोड़े बहुत जो है वो सेकेंडरी दिखा देते हैं बस। 3 डिग्री तक तो वो पहुंच ही नहीं पाता बेचारा। ध्यान में रखो, रिएक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी हेलाइड के केस में जो रिएक्टिविटी है बहुत तगड़ी है। हो सकता है ना अभी तक एग्जाम में इस पैटर्न पर नहीं दिया हुआ है, जैसे K1 = 30 दे दिया, K2 = 1 दे दिया, K3 = 0.02 दे दिया, और ऐसा बोल देगा कि ये ना प्राइमरी हेलाइड के लिए कौन है, सेकेंडरी हेलाइड के लिए कौन है, 1 डिग्री के लिए कौन है, 2 डिग्री के लिए कौन है, 3 डिग्री के लिए कौन है, मैच द कॉलम कर लो। ये मैं कह रहा हूँ अपकमिंग ईयर का क्वेश्चन है, Q/Q बन सकता है ये, ध्यान में रखना इसको। ऐसे मैच द कॉलम करा देगा तो आप सिंपल मैच करके आ जाना, जिसकी सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी होगी वो अपना 1 डिग्री हेलाइड होगा, सिंपल। चलो, ये भी देख लेना वो SN2 के लिए लिखा हुआ हो, पता चला SN1 में लिखा हुआ हो और आप यहाँ पे आके वापस बोल दो कि सर आपने गलत बता दिया। पहले ये देखना कि वो SN2 के लिए पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। SN1 में इसका ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाता है, अभी थोड़ी देर में पढ़ने के बाद। चलो, आ ही गया। SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर में क्या होता है ना, दो स्टेप में रिएक्शन होती है। बाई मॉलिकुलर में क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो यूनिमोलिकुलर में क्या होता है ना, पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा क्या, ये ब्रोमीन खुद ही भाग जाएगा यहाँ से,
बोलेगा तू कार्बोकेटाइन बन जा, तू अपना 3 डिग्री है वैसे भी है तो बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता है तू, क्योंकि तेरे पास तीन तीन मिथाइल हैं बेचारे, इंडक्टिव इफेक्ट भी ध्यान से दे रहे हैं, साथ ही तेरे को हाइपर कॉन्जुगेशन भी सपोर्ट मिल जाएगा, तो तेरे को कार्बोकेटाइन बनने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला जाता हूँ। ठीक है, तो ये ब्रोमीन ऐसे अजीब अजीब से गाने गाते हुए यहाँ से निकल जाता है। फिर OH सेकेंड स्टेप में आके इसके ऊपर अटैक, और क्योंकि यहाँ पर कोई पीछे से अटैक करने वाली चीज नहीं हो रही है, तो इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है कि ये आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो हमको यहाँ पर जनरली ना रेसिमाइजेशन देखने को मिलता है। रेसिमाइजेशन का क्या मतलब होता है? 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन। अब ये भी एग्जाम का अपने आप में ही क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म रेसिमाइजेशन इज ऑब्जर्व, SN1 या SN2 या फिर E1 E2, तो आपको बोल देना है कि SN1 में ऑब्जर्व होगा रेसिमाइजेशन, बस बात खत्म। ठीक है, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैंने बोला था वो फिर से पूछ सकता है। SN1 के लिए अगर पूछे तो 3 डिग्री सबके पापा रहेंगे यहाँ पर, उसके बाद 2 डिग्री आ जाएगा, फिर 1 डिग्री। तो देखो ऐसे ऑयरो बना के हम सीख भी सकते हैं कि जो SN2 है उसके लिए मिथाइल आयोडाइड टाइप के या बिल्कुल 0 डिग्री टाइप के जो मॉलिक्यूल है उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। फिर SN1 की बात करूं तो टर्शियरी वाले भी सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन 0 डिग्री वाले। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख सकते हो। एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड जो होते हैं ना, वो भी SN1 बहुत अच्छी दिखाते हैं। अब ये इनको क्या मजा आया भाई SN1 दिखाने में, क्यों इनको ऐसे अच्छा लग रहा है SN1 रिएक्शन दिखाना? तो इनके अंदर भी जो कैटायन बन रहा है ना, वो रेजोनेंस में बहुत अच्छा स्टेबिलिटी देता है। इट इज हाईली 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 स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। जैसे एलाइल हैलाइड है तो उसके अंदर भी इस तरीके से रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल सकती है, चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है, जैसे कि बेंजीन में होता है, तो एराइल हैलाइड्स में भी इस तरीके से आराम से वो चार्ज डीलोकलाइज। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेलोजिनेटेड कंपाउंड जो है उसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी। अपन ये तो बोल रहे हैं कि प्राइमरी वाले ज्यादा रिएक्टिव होंगे, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, SN2 के केस में, और SN1 के केस में टर्शरी वाले ज्यादा रिएक्टिव होंगे, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। लेकिन RI अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोजन में क्या रिएक्टिविटी रहेगी, तो जिसका बॉन्ड सबसे वीक होगा, मोस्ट रिएक्टिव, उसकी ही रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। फ्लोरिनेटेड कंपाउंड जो होते हैं, एल्काइल फ्लोरिनेटेड मतलब फ्लोरोकार्बन टाइप के, वो तो रिएक्शन ही शो नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव टाइप की चीजें होती है, उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। फिर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इसमें हमको वही बातें करनी है जो अभी हम थोड़ी देर पहले करें। देखो, एक टर्म होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। होता क्या है, अ, हमारे पास जो विजिबल लाइट होती है ना, उसके अंदर हर तरीके की वेवलेंथ आती है, मतलब इस डायरेक्शन वाली वेवलेंथ भी आ रही है, इस डायरेक्शन वाली वेवलेंथ भी आ रही है, अलग अलग डायरेक्शन वाली वेवलेंथ भी आ रही है। तो हम क्या करते हैं, इसको ना एक प्रिज्म से पास कराते हैं जिसका नाम होता है निकोल प्रिज्म। ठीक है, एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था। तो हमने जैसे इसको निकोल प्रिज्म के थ्रू पास किया ना, तो इस निकोल प्रिज्म में क्या रहता है, एक ही डायरेक्शन की वेवलेंथ को अलाउ किया जाता है, बाकी सब ब्लॉक हो जाती है। तो इससे जो वेवलेंथ निकलेगी ना, वो सिर्फ एक प्लेन में डायरेक्शन रख रही होगी, और इसी टाइप की लाइट को बोला जाता है प्लेन पोलराइज लाइट, या फिर जिसको शॉर्ट में PPL बोल। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम हमारे कंपाउंड पे डाल, अब ये कंपाउंड क्या करेगा, दो चीजें कर सकता है। अगर तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो ये क्या करेगा, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में भी चेंज कर सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी चेंज कर सकता है। और अगर तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो ये लाइट को बोल देगा टाटा बाय बाय, वापस ऐसे ही चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, अब मान लो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है,
तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो ये या तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट करेगा क्लॉकवाइज रोटेशन, या फिर इसको नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। जब ये इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट करता है तब हम इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट हैंड साइड। और जब ये इसको नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट करता है तब हम इसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी, या फिर एल फॉर्म, या फिर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। फिर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं एसिमेट्री, कायरलिटी, एनेंटियोमर्स वगैरह क्या होता है। तो देखो, एक कायरल सेंटर हम लोग किसको बोलते हैं, एक ऐसा सेंटर जिसके ऊपर सब अलग अलग चीजें जुड़ी हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, एक क्लोरीन ले लो, एक फ्लोरीन ले लो, एक ब्रोमीन ले लो और एक आयोडीन ले लो। इस तरीके से कोई कंपाउंड है, तो ये क्या हो गया, अपना कायरल सेंटर हो गया। जो आप जहां पे भी आप लोगों को कायरल सेंटर दिख जाए, आंखें बंद करके बोल देना कि ये तो पक्का क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है। आप लोगों के लिए अभी इतना ठीक है, बाकी हायर लेवल पे हम लोग इसको भी नेग्लेक्ट करके मानते हैं। जब तक सारी चीजें और वेरीफाई नहीं हो जाती तब तक हम इसको बोलते नहीं है। मेयर अ प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर कैन नॉट कंफर्म कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं। कभी कभी उसमें इंटरनल रेसमाइजेशन भी हो जाता है जब मोर देन वन कायरल सेंटर होता है। वो सब ऊपर के लेवल की चीजें हैं। आप लोग बस इतना ध्यान रखो कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल में इस तरीके से कायरल सेंटर है तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अभी जैसे एक मिरर इमेज का कंसेप्ट भी आता है यहाँ पर, चलो यहीं पे देख लेते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इस पे मैंने मिरर लगा दिया इस तरीके से, इसी का दूसरा इनएंशियोमर टाइप का आइसोमर मिल जाएगा। ठीक है। फिर इसी को हम लोग ऑप्टिकल एक्टिव, ये तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि इसी को जब फिर से ऐसे रोटेट करके देख लोगे ना तो ये दोनों सुपर इम्पोजेबल हो जाते हैं। लेकिन दूसरा एक ब्यूटेन टू जब हम लोग लेते हैं तो उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होती। और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनएंशियोमर बोलते हैं। जो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती है ना, उनको हम लोग आइडेंटिकल कंपाउंड बोलते हैं, मतलब वो सेम ही कंपाउंड है, हमने जस्ट उसको ढंग से देखा नहीं है। ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को क्या बोलते हैं, इनएंशियोमर बोलते हैं। ध्यान में रखना इस चीज को, ये स्टेटमेंट में पूछ लेता है, कभी भी डाल देता है ऐसे ही। फिर वही आ गया, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, इनएंशियोमर क्या होता है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को क्या बोलते हैं, इनएंशियोमर। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टियां जितनी भी है वो सारी क्या होती है, सेम होती है। डिफरेंस कहाँ आता है, वही प्लस और माइनस। एक आइसोमर जो है, एक इनैंशियोमर, वो लाइट को रोटेट करेगा प्लस में, दूसरा किस में रोटेट करेगा, माइनस डायरेक्शन में। तो एक बन जाएगा डेक्स्ट्रो, एक बन जाएगा लेवो। अब रेसिमिक मिक्सचर किसको बोलते हैं, जब डेक्स्ट्रो और लेवो इक्वल इक्वल अमाउंट में बटे हुए हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। अब जब डेक्स्ट्रो भी इक्वल है लेवो के, तो मतलब जितना प्लस हो रहा है उतना ही माइनस हो रहा है, तो ओवरऑल रोटेशन कितना हो जाएगा, जीरो। ओवरऑल रोटेशन तो जीरो हो गया। इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर बन जाएगा। अगर आपके केस में रेशमाइजेशन हो रहा है रिएक्शन के टाइम पे तो आपको कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व ही नहीं होगी। इसलिए मैंने बोला था कि अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव ही हो। अगर उसमें रेसिमाइजेशन का फिनोमिना आ गया तो हमको कोई डेटा ही नहीं बता पाएगा, मतलब कोई डेटा दे ही नहीं पाएगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। फिर रिटेंशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रिटेंशन में क्या होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो रिएक्टेंट के अंदर थी वो की वो स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होती है। तो देखो किस तरीके से ये OH था, ये OH जब यहाँ से हटा तो इसी सेम जगह पे क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर रिटेन है। इन्वर्जन, रिटेंशन और रेशमाइजेशन एक साथ देखना चाहोगे क्या, चलो देख लेते हैं। ये हमारा मॉलिक्यूल था, इसमें हाइड्रोजन यहाँ है, इथाइल यहाँ है, मिथाइल यहाँ है, हेलोजन यहाँ। मैंने क्या करा थी, इसमें Y एज ए न्यूक्लियोफाइल डाला यहाँ पर। अब इसमें तीन केसेस हो सकते हैं। पहला देखो, सबसे पहले ए वाले को देख लेते हैं। ए वाले में क्या हुआ, एक्स की जगह सिंपल Y आ गया, बाकी और कोई चीज नहीं हिली, तो एक्स क्या बताता है, एक्स बताता है रिटेंशन। ठीक है। फिर बी वाले में देख लेते हैं, ए क्या बताता है, सॉरी ए बताता है रिटेंशन को। बी वाले में देख लेते हैं, बी वाले में क्या हुआ है ना, इसने पीछे से अटैक किया है, देखो यहाँ से अटैक किया है पीछे से और हेलोजन को भगा दिया है, इसीलिए वाई यहाँ अटैक। तो इससे इसका नाम क्या दूंगा मैं, इन्वर्जन।
एग्जाम में हो सकता है ये इमेज ही आ जाए और बोल देगा ए बी, या फिर इस प्रोसेस का नाम पूछ लेगा, इस तरीके से लिख देगा जेड और क्यू या पी क्यू ऐसे लिख के दे देगा और बोल देगा ये प्रोसेस क्या हो रही है बता दो मुझे। या फिर रिटेंशन की इसमें रिटेंटेड प्रोडक्ट कौन सा है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट कौन सा है ये बता दो। इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है वो एग्जाम में। फिर ये बता देगा इसका नाम क्या होगा, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अब देखो, अगर आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड गिवन है और अगर आप वहां पर SN2 करा रहे हो, तो अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पक्का ही कैसी होगी, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी SN1 के केस में तो इन्वर्टेड ही कॉन्फ़िगरेशन हमको देखने को मिलती है। अगर आपने SN1 के थ्रू कराई है तो आपको दोनों चीजें मिल सकती है, क्योंकि इसमें पहले तो इंटरमीडिएट स्पीशीज बनेगी इस तरीके से, है ना। अब इसमें दोनों चीजें हो सकती है, या तो वो ऊपर से अटैक कर दे या नीचे से अटैक कर दे, तो आपको रिटेंटेड प्रोडक्ट भी देखने को मिल सकता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरी कवर कर ली है, उसके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं। अब बात कर लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में क्या होगा, देखो एक बेस डालते हैं। बेस क्या करता है, हेलोजन जहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, उस कार्बन के पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट। जैसे ये हेलोजन है, ये किसी कार्बन से अटैच होगा, हम लोग बोलते हैं उसको अल्फा कार्बन। उस कार्बन के पास वाले कार्बन का नाम क्या होता है, बीटा का। उस कार्बन के पास वाले कार्बन का नाम क्या होता है, गामा। उसके आगे वाले का डेल्टा, उसके आगे वाले का फलाना ढिकना, ऐसे करके। तो हमको किससे मतलब है, हमको अल्फा और गामा से मतलब नहीं है, हमको इस बीटा कार्बन से मतलब है। बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। तो ये जो बेस है ना, बेस क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पर आगे बॉन्ड शिफ्ट होगा और हेलोजन यहाँ से भाग जाएगा और यहाँ पे हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में हेलोजन लीव कर जाएगा यहाँ से एज ए लीविंग ग्रुप। अब यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक रूल आता है, ज़ेइट्ज़ेव रूल, या फिर जिसको सेइट्ज़ेव रूल बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आप कोई ऐसी हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड ले रहे हो जो कि एसिमेट्रिक है, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो हाइड्रोजन यहाँ से हट जाए या हाइड्रोजन यहाँ से हट जाए, तो दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। तो अब मेजर कौन सा बनेगा और माइनर कौन सा बनेगा, तो सईद जब बोलता है, तेरा भाई बताएगा, वो बोलता है कि तुमको वो एल्कीन बनानी है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड हो। ठीक है, अगर आप इधर देखोगे तो इधर एक ही तरफ सब्स्टिट्यूशन है, दूसरी तरफ सिर्फ हाइड्रोजन है, लेकिन इधर देखोगे तो इधर दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको याद रखें। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन अगर दोनों पॉसिबल हो तो कौन जीतेगा। अगर कोई ऐसी रिएक्शन दे दी जहां पर दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, एलिमिनेशन भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, तो कौन जीतेगा। तो देखो ये डिपेंड करता है। अगर प्राइमरी गिवन है तो अंधा डायरेक्ट आंसर कर दो सब्स्टिट्यूशन होगा। प्राइमरी कभी एलिमिनेशन नहीं दिखाता, बहुत रेयर केस में दिखाता है, अगर बिल्कुल ही एक्सट्रीम केसेस लिए हुए हैं तो। ऐसे ही अगर टर्शरी दिया हुआ है तो टर्शरी ना सब्स्टिट्यूशन जनरली प्रेफर नहीं करता है, इट प्रेफर्स एलिमिनेशन, बट दैट अगेन डिपेंड्स ऑन कंडीशन। तो देखो, प्राइमरी क्या दिखाता है, SN2 रिएक्शन प्रेफर करता है। टर्शरी क्या प्रेफर करता है, SN1 भी प्रेफर कर सकता है और एलिमिनेशन भी प्रेफर कर सकता है, बट डिपेंड करता है कि क्या ज्यादा स्टेबल है। ऐसे ही सेकेंडरी है, वो भी SN2 भी कर सकता है या एलिमिनेशन भी कर सकता है, डिपेंड करता है। तो होता क्या है, अगर आपने जो न्यूक्लियोफाइल ले रखा है वो कैसा है, बहुत बल्की है, बहुत मोटा न्यूक्लियोफाइल है, तो वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा। चाहे आपने सेकेंडरी भी ले रखा हो, चाहे आपने टर्शियरी भी ले रखा हो, कुछ भी ले रखा हो, वो सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, वो प्रेफर करेगा एलिमिनेट करना, क्योंकि उसके लिए अटैक करना पॉसिबल नहीं है, बहुत मोटा है इसमें। और रैदर अगर आपने पतला वाला न्यूक्लियोफाइल ले रखा है, बिल्कुल छोटू सा न्यूक्लियोफाइल ले रखा है, तो वो प्रेफर करेगा कि वो अटैक करके एज अ सब्स्टिट्यूटिंग एजेंट बिहेव कर दे, rather than कि एज अ एलिमिनेटिंग एजेंट बिहेव करे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। नेक्स्ट अपन लोग लास्ट सेक्शन पे आ गए हैं, इसके बाद सिर्फ अपना वही पोर्शन बचेगा,
एप्लीकेशन वाला। तो रिएक्शन विद मेटल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एल्काइल हैलाइड है, उसके साथ में मैग्नीशियम डाल देते हैं मेटल, वो उसको हम लोग ड्राई कंडीशंस में रखते हैं और अपने पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाता है CH3MgBr, या फिर RMgX टाइप का रिएजेंट। ठीक है। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा क्यों बनता है? ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें ना कार्बन के जो है नेगेटिव चार्ज, जनरली हम लोग देखते हैं कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज था अभी तक, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर मैग्नीशियम क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो वो बोलता है पॉजिटिव चार्ज तेरा भाई रखेगा, और नेगेटिव चार्ज बोलता है कार्बन को दे दो। तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड के अंदर जब भी नेगेटिव चार्ज की बात आएगी, तो वहां पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, और वही कैसे बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करेगा। जब हम आगे बढ़ेंगे, जब मैं आपको इसकी रिएक्शंस कराऊंगा एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर, तो वहां पर ना हम लोग इसकी रिएक्शन करा रहे होंगे और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक कर रहा होगा। ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, यहाँ पर ये ड्राई क्यों लिखा हुआ है? इसको पानी डाल देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? तो पानी अगर इसमें डाल दिया, तो ये एक मेथड बन जाता है हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की सिंथेसिस, मतलब हाइड्रोकार्बन की सिंथेसिस। ठीक है। RMgX में जैसे ही पानी गिरता है, वो एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमको एल्केन नहीं बनाने, हमको तो हेलो एल्केन बनाने, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, ड्राई कंडीशन रखनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन पूछी हुई है एक बार एग्जाम। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग वुड्स रिएक्शन की बात कर लें। वुड्स रिएक्शन से हम लोग RX की रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ, तो वो RR कपलिंग दे देता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और सोडियम हेलाइड को लेके भाग जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स की। हेलोअरीन्स में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, बट इतना अच्छे से नहीं होता, अगेन ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा होगा, क्लोरीन अपना लोन पेयर जो है अंदर डोनेट कर रहा होगा, थोड़ा सा पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा होगा, और इसी चक्कर में यहाँ पर ना अ, अच्छी तरीके से रिएक्शन नहीं होती है। इसीलिए ऐसा स्टेटमेंट आके पूछ सकता है कि क्या एराइल हेराइड जो है वो थोड़ा लेस रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में देन नॉर्मल हेलो एल्केन? तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। क्यों? क्योंकि हेलो एल्केन्स में कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं, लेकिन हेलो अरीन्स में ये सारी चीजें हैं, दैट्स व्हाई दे आर अ लिटिल बिट लेस रिएक्टिव। फिर दूसरा रीजन हाइब्रिडेशन का भी आ जाता है। इसके अंदर तो बेचारा sp3 है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं, लेकिन इसके अंदर sp2 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो होल्ड करके रखेगा, आसानी से छोड़ता नहीं है। नेक्स्ट फिनाइल केटाइन की इंस्टेबिलिटी भी है, रिपल्शन भी है, ये सारे सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, बट मेन वो दोनों नहीं। फिर भी अगर हम चाहें तो हम कुछ भी करा सकते हैं, तो देखो करा ही देते हैं, एक्सट्रीम हीटिंग कंडीशन देके, एक्सट्रीम प्रेशर देके हम लोग रिएक्शंस कराते हैं। इसको बोला जाता है डाउस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, NaOH जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन को चुपचाप भगा देगा यहाँ से, और फिनोल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। फिर अगर आपको ये रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ानी है, थोड़ी सी यील्ड ज्यादा चाहिए, एकदम तुरंत से पहले रिएक्शन चाहिए, तो देखो कैसे बढ़ाते हैं। अगर आपने एक नाइट्रो ग्रुप लगाया, तो थोड़ा सा आपको टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। अगर आपने दो नाइट्रो ग्रुप लगाए, थोड़ा सा टेम्परेचर और कम देना पड़ेगा, और अगर आपने तीन नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, तो बस थोड़ा सा गर्म करो और तुरंत से पहले फिनोल का फॉर्मेशन हो जाए। ये बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, इसका नाम है ट्राई नाइट्रोफिनोल, या फिर इसका एक और कॉमन नाम है पिक्रिक एसिड। TNP भी बोलते हैं इसको, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल भी बोलते हैं। ठीक है। पिक्रिक एसिड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ये जो H प्लस है, ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि ये जो एनायन यहाँ पे बनता है, ये तगड़ा वाला रेजोनेंस में स्टेबलाइज करता है। अब फिर से एक सवाल बन सकता है, ये जो नाइट्रो ग्रुप का डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट है, ये हमको ना हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही ज्यादा अच्छे से विजिबल होता है, मेटा पोजीशन पे ये ज्यादा अच्छे से विजिबल नहीं होता। तो ऐसा क्यों है? तो इसका सिंपल सा रीजन ये है
कि जब वो रेजोनेंस कर रहा होता है तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही वो चार्ज रोटेट करता है, मेटा पोजीशन पे वो चार्ज जाता ही नहीं है। अब जाता ही नहीं है तो वहां पर स्टेबिलिटी वैसे भी नहीं प्रोवाइड कर सकता अपना एनोड। सिंपल चीज है, एक बार स्ट्रक्चर बनाओगे आपको आ जाता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक की। तो अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो क्या है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कराएंगे अपने हेलो एल्केन्स वाले कंपाउंड। ओके, चलिए देखो। अब इसमें ना एक क्वेश्चन आता है छोटा सा, कि जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे तो वो एक्चुअली में अटैच कहाँ होगा। क्या ये जो है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाएगा या फिर ये मेटा पोजीशन पे जाएगा, मेटा पोजीशन पे जाएगा या ऑर्थो पैरा पे जाएगा। तो इसका सिंपल सा एक रीजन है, सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन है। ये जो हेलोजन एटम है ना, ये माना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन साथ ही साथ ये रेजोनेंस भी कर रहा है। तो यहाँ पर ना एक दो तरीके के इफेक्ट आते हैं। इसको आप लोग चाहो तो मेटा डायरेक्टिंग भी मान सकते हो, इसको आप चाहो तो ऑर्थोपेरा भी मान सकते हो। बट जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो फेवर करते हैं ऑर्थोपेरा को। क्यों? क्योंकि ये जब खींचता है तब इंडक्टिव से खींच रहा होता है, लेकिन जब ये डोनेट करता है तो रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है। तो आपको पता ही है, रेजोनेंस थोड़ा पावरफुल इफेक्ट माना जाता है, इसीलिए रेजोनेंस यहाँ पर डोमिनेट करेगा और ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट जो है यहाँ पर मेजर हमको देखने को मिलेंगे। हेलोजन कराना है, हेलोजनेटेड कंपाउंड का फिर से हेलोजनेशन करानी है। फ्रेडल फ्रेडल क्राफ्ट आगे आएगी। एनहाइड्रस FeCl3 एज ए कैटलिस्ट यूज कर लो, लुइस एसिड। तो यहाँ पर देखो पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ रहा है। पैरा वाला जनरली मेजर होगा, पैरा मेजर, पैरा जनरली हमेशा मेजर होगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि स्टेरिक एंट्रेंस कम होती है। नाइट्रेशन करा दो, नाइट्रेशन किससे कराओगे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर से। इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए इन लोगों ने। जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, तो NO2 पॉजिटिव होता है। इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड किसकी तरह एक्ट कर रहा होता है, नाइट्रिक एसिड किसकी तरह एक्ट कर रहा होता है। इस तरीके के क्वेश्चन इसने पूछे हुए हैं। तो इन दोनों, हालांकि दोनों एसिड्स हैं, बट इनमें से एक ना बेस की तरह एक्ट कर रहा होता है। तो वो कौन सा है वो आप लोग एक बार फाइंड कर आउट करके, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, PYQ में पूछा हुआ है। तो इसके अंदर भी वही होगा, ऑर्थो वाला माइनर, पैरा वाला मेजर। सल्फोनेशन करा दो, ऑर्थो वाला माइनर, पैरा वाला मेजर। फ्रेडल क्राफ्ट करा दो, ऑर्थो वाला माइनर, पहला वाला मेजर। फ्रेडल क्राफ्ट क्या होती है, तो देखो एल्काइल हैलाइड का हम लोग यूज करते हैं, तो ये इस तरीके से अटैक कर देता है, ये हेलोजन को भगा देगा। लुइस एसिड की प्रेजेंस यहाँ पर चाहिए। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड भी एज अ लुइस एसिड बिहेव करता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड भी ले सकते हो, आयरन FeCl3 भी ले सकते हो, दोनों सेम काम करते हैं, लुइस एसिड। फिर ऐसे ही एक रिएक्शन और होती है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जैसे अभी हमने एल्काइलेशन पढ़ी, वैसे ही एसाइलेशन भी होती है। एसाइलेशन के हम क्या, अंदर हम क्या करते हैं, एसाइल ग्रुप की एडिशन करते हैं, COCH3 ग्रुप की एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अटैक करेगा, क्लोरीन को भगा दे। लुइस एसिड की प्रेजेंस चाहिए, ऑर्थो वाला में माइनर, पैरा वाला मेजर, ठीक है। अब देखो, अह, यही वो क्वेश्चन है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। क्लोरीन माना कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, पर फिर भी वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है भाई। तो इसका रीजन यही है, क्योंकि वहां पर ना ओरिएंटेशन जो है इस रिएक्शन में, वो रेजोनेंस कंट्रोल। हालांकि रिएक्टिविटी लेस होती है, मैं मानता हूँ रिएक्टिविटी लेस होती है क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट है, लेकिन जो ओरिएंटेशन रिएक्शन का, अगर आपने रिएक्शन करवा दी है तो वहां पे पक्का ही ऑर्थोपेरा बनेगा, मेटा का कोई चांस नहीं। फिर मेटल्स के साथ रिएक्शन देखो, तो एक ये अच्छी रिएक्शन है वुड्स फिटिक, PYQ है, ये भी PYQ है। वुड वुड्स फिटिक और फिटिक, ये तीनों ही पूछी हुई है अलग अलग टाइम पे। लेकिन वुड्स फिटिक ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई थी, ऐसे रिएक्शन लिख के दी हुई थी अलग अलग, उसमें वुड्स फिटिक डाली हुई, और उसमें नाम जानबूझ के पूछा हुआ था कि वुड्स फिटिक के साथ मैच कराओ कौन है। तो ध्यान रखो, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, RX
प्लस Na प्लस Rx। यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, नॉर्मल एलिफेटिक वाले हैं, ठीक है, एरोमेटिक कोई नहीं है। तो ये अपना वुड्स रिएक्शन। जब एक तरफ जो एल्काइल हैलाइड है वो कैसा हो जाए, एरोमेटिक हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन। एक तरफ एरोमेटिक, दूसरी तरफ सिंपल एलिफेटिक, तो वो एक हाइड्रोकार्बन टाइप की चीज का फॉर्मेशन कर देगा। फिर ये हो गई वुड्स फिटिक। सेम अगर आपने दोनों तरफ एरोमेटिक वाले ले लिए तो क्या बन जाएगा, वो डाइफिनाइल बन जाएगा और इसका नाम हो जाएगा फिटिक रिएक्शन। सिंपल है। नेक्स्ट अपना लास्ट टॉपिक, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। पॉलीहेलोजन कंपाउंड थोड़े इंपॉर्टेंट है, अपने ड्रग व्रग में भी काम में आते हैं, अलग अलग चीजों में काम आते हैं, तो वो देख लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले DCM, डाइक्लोरोमीथेन, CH2Cl2। हम लोग लैब में पूरे दिन DCM से काम करते ही रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है, एज अ पेंट रिमूवर भी काम में आता है, एरोजोल की तरह प्रोपेलेंट वगैरह में काम में आता है, और ड्रग वगैरह में तो काम में आता है। फिर नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म देख लो। क्लोरोफॉर्म पहले बेहोश करने के लिए यूज किया जाता था, फिर पता चला कि ये तो टॉक्सिक है बॉडी के लिए, तब से उन्होंने बंद कर दिया, अब कुछ और टॉक्सिक यूज करते हैं। फिर ये फ्रीऑन की प्रोडक्शन वगैरह में भी काम में आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लो, ट्राई आयोडोमीथेन, CH3, आयोडोफॉर्म भी बोलते हैं इसको। कार्बोनिल कंपाउंड में आएगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, तब मैं इसको वापस बताऊंगा। आयोडोफॉर्म पहले एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता था, बट फिर इसकी बदबू बहुत गंदी आती है, तो उन लोगों ने उसको बंद कर दिया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें फ्रीऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीऑन जो है वो स्वार्ट्ज रिएक्शन से बनता है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, तो ये पक्का UIQ बनेगा, अपकमिंग ईयर का क्वेश्चन बनेगा, ये मैं कह रहा हूँ, पूछा जाएगा। टेट्राक्लोरोमीथेन से अगर आपको फ्रीऑन बनाना है तो कौन सी रिएक्शन को यूज करके बनाओगे, मैंने पहले ही सिखाया था। फ्लोरीनेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोग स्वार्ट्ज रिएक्शन से करते हैं, आयोडीनेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोग फिंकलस्टीन रिएक्शन से करते हैं। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है दोनों। तो CF2Cl2 अपना जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, उसके अंदर ये कूलिंग गैस वगैरह का काम करता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये ऊपर जाके ओजोन गैस की बैंड बजा देता है, वो अलग चीज है, बट ये रेफ्रिजरेटर का काम ढंग से कर लेता है। फिर DDT एक कंपाउंड होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसका नाम होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT। इसके एक बंदे को नोबेल प्राइज मिला था। इसको एज अ मॉस्किटो रेपेलेंट ऐसे करके ये लोग मार्केट कर रहे थे, फिर बाद में पता चला कि मॉस्किटो ने इसके ऊपर रेजिस्टेंट कर दिया, और साथ में ये ह्यूमन के लिए भी खराब था, तो फिर उसको बंद कर दिया, अब तो बैन हो गया ये। क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आ चुके हैं। तो क्वेश्चन में देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, SN2 के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मुझे बता दो। SN2 आते ही आप लोगों का, मेरा, दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबका दिमाग एक ही क्या, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 0 डिग्री आगे होना चाहिए, 1 डिग्री उसके पीछे, डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट CUET का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड जब SN2 रिएक्शन देगा तो उसके अंदर क्या होगा। तो ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इजी क्वेश्चन है। ऑप्टिकली एक्टिव जब SN2 दे रहा है, SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है, तो ऑप्शन C हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा SN1 सबसे फास्ट देगा। आपको पता है, मुझे भी पता है, SN1 सबसे तगड़ी कौन देता है, तो 3 डिग्री होता है। 3 डिग्री वाला ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इट। मैं फिर से बता देता हूँ, टीम फॉरेंसिक साइंस और प्रियांशी आप लोगों के लिए मार्गदर्शन 2026 प्रोग्राम लेके आए हैं। इसमें आपको कंप्लीट एकेडमिक प्रेप दी जा रही है, मॉक टेस्ट, PCB के नोट्स, DPPs, सॉल्व PYQs एक्सपर्ट के द्वारा। इसके अलावा एडमिशन गाइडेंस वगैरह, जिसमें डॉक वेरिफिकेशन, कॉलेज काउंसलिंग, रेस्क्यू प्लान वगैरह। इसके अलावा स्मार्ट टूल, रियल टाइम अलर्ट और अपडेट, साथ ही आपके प्रियांशी मैम के साथ स्ट्रैटेजी सेशंस वगैरह भी रहेंगे। तो ये सब आपको मिल सकता है ओनली इन 2999। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग वेबसाइट पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक वगैरह कर सकते हैं, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं। बाकी हम लोग बाकी के चैप्टर से मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, टेक केयर।